हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं रोहित कुमार अपने चैनल यूपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो वेग कैसे निर्धारित करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो देखते हैं। और उससे पहले अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, जिससे कि आर्थिक रूप से कमजोर सभी छात्र छात्राओं के पास ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, और वह इसका संपूर्ण लाभ उठा सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया आपने अभी तक पढ़ी है 10th क्लास में। तो रासायनिक अभिक्रिया का एक तरफ होता है अभिकारक, जिसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और अभिकारक में परिवर्तन होने से क्या बनता है, उत्पाद, जिसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, इकाई समय में, ठीक है, इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन की गति होती है उसी को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। और यह जो अभिक्रिया का वेग है इसे निम्न प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले अभिक्रिया का जो वेग है उसे लिखते हैं। तो देखते हैं तो किस प्रकार परिभाषित करते हैं। किसी अभिक्रिया की गति, किसी भी अभिक्रिया की गति इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। तो कैसे परिभाषित करते हैं वो देखिए। तो कैसे, अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर, पहला पॉइंट है आपकी, क्या है, अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर। ठीक है, क्या दर है, अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर क्या है। ठीक है, उसे नंबर 2, या फिर, ठीक है, इसी में अथवा करके ये होगा अथवा। ठीक है, अथवा उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, वृद्धि की दर। ठीक है, क्या दर है इसकी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट ये प्रदर्शित करते हैं कि अभिक्रिया का वेग कैसे निर्धारित होगा। ठीक है, तो अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर दोनों ही अथवा में है। ठीक है, अभिकारक की सांद्रता में कमी आए, जितनी स्पीड से कमी आएगी वही उस अभिक्रिया का वेग होगा, लेकिन टाइम निश्चित होना चाहिए। ठीक है, चलिए, और उत्पाद की सांद्रता में उतनी ही स्पीड से उत्पाद भी बढ़ेगा। तो उत्पाद की, या तो हम ये कह सकते हैं कि उत्पाद की सांद्रता में जितनी गति से वृद्धि हो रही है वही उस अभिक्रिया का क्या है, वेग है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो ये अब मैं क्या करता हूं, आपको इसे परिभाषित करने के लिए, अब इसके लिए सूत्र क्या बनता है, मैं इसके लिए सूत्र की बात कर रहा हूं, एक के लिए, दो के लिए, दोनों के लिए करेंगे। तो अभिकारक का वेग बराबर होता है, क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय।
ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या है वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद का वेग। तो यहीं से उत्पाद का वेग क्या बनेगा, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो क्या है, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे क्या होगा भाई, तो परिवर्तन में लगा समय, में लगा समय। ठीक है, अब इन दोनों को समझने के लिए, इन सूत्रों को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, एक अभिक्रिया को देखते हैं। तो चलिए, हमारे पास माना कि एक काल्पनिक अभिक्रिया है। क्या है, काल्पनिक अभिक्रिया है। वो क्या है वो देखिए जरा, काल्पनिक अभिक्रिया है जिसका आयतन निश्चित है। तो ये रही आपकी काल्पनिक अभिक्रिया R और P। ठीक है, R का मतलब होता है यहाँ पर, ठीक है, हिंदी में इसे अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, अभिकारक। ठीक है, और इसे इंग्लिश में रिएक्टेंट। ठीक है, इसे उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, और इसे इंग्लिश में प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। ठीक है, अब माना कि प्रारंभ में, बिल्कुल स्टार्ट में, अभिक्रिया प्रारंभ तक नहीं हुई है अभी, तो उस समय माना हमने कि t बराबर जो टाइम है वो 0 है, और टाइम बराबर 0 पर जो अभिकारक है उसकी मात्रा मान ली कि ये 100 है, मतलब 100% अभी अभिकारक है, अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है और प्रोडक्ट 0 बना है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बना है, 0। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे ही मैंने इन दोनों को मिलाया, ठीक है, अभिकारक थे और अभिकारकों को जैसे ही मिलाया वैसे ही अभिक्रिया प्रारंभ हुई। तो थोड़ा समय बीता, t बराबर क्या समय बीता, थोड़ा सा, t बराबर 1 हो गया। टाइम जो है ना, 1 सेकेंड मान लो या मिनट मान लो या आवर्स मान लो, कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, तो समय जैसे ही बीता तो इसकी सांद्रता में कमी, ये 80 होगा, और इसकी सांद्रता में वृद्धि। ठीक है, उसके बाद अगला टाइम और बीता। ठीक है, t बराबर 2, और यहाँ पर कितना हो गया है, 60, और यहाँ पर हो गया 40। ठीक है, ये सांद्रता में परिवर्तन होता जा रहा है। ठीक है, ये कितना हो गया है, t बराबर 3 हो गया। ठीक है, 3 पर ये 40 और ये 60। ठीक है, उसके बाद और सांद्रता में परिवर्तन हुआ, टाइम और बढ़ा, क्या हो गया, ये 4, और ये हो गया 20, और ये हो गया 80। ठीक है, समय के साथ और समय परिवर्तन हुआ थोड़ा सा, तो क्या हुआ है, t बराबर 5, और ये हो गया है 0, और ये हो गया है 100। ठीक है, तो समय के साथ, समय के साथ, ठीक है, या निश्चित समय में भी कह सकते हैं, समय के साथ अभिक्रिया की सांद्रता, मतलब अभिक्रिया का वेग, ठीक है, प्रभावित होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अभिकारक की सांद्रता में कमी, समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है प्रारंभ में। ठीक है, t बराबर 0 समय पर अभिकारक की सांद्रता 100% थी, प्रोडक्ट की सांद्रता 0 थी। समय थोड़ा बीता, अभिकारक की सांद्रता में कमी, प्रोडक्ट की सांद्रता में वृद्धि हुई, और बीता, और वृद्धि हुई, और कमी हुई, और वृद्धि, और कमी, और कमी, और वृद्धि, ये सब प्रोसेस चल रहा था। और लास्ट में एक समय ऐसा है जहां पर अभिक्रिया पूर्ण हो गई, मतलब रिएक्टेंट जो था वो पूरा रिएक्टेंट किसमें, 100% का 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया। ठीक है, ये हुआ। अब ठीक है, अब मैं देखता हूं कि निश्चित समय में हमें क्या कैलकुलेट करना होता है। निश्चित समय में माना कि निश्चित समय में मैंने प्रारंभ में चेक किया तो वहां पर अभिक्रिया की सांद्रता क्या थी, R1।
ठीक है, और वहां पर टाइम क्या था, T1। ये क्या था, मैंने इसे क्या मान लिया, T1 मान लिया, ठीक है, T1। और उसके बाद मैंने दूसरा मैंने देखा कि देखना है मुझे कि कितना परिवर्तन हुआ है, ठीक है, और मैंने ये मान लिया है कि ये कुछ समय बीतने के बाद, मतलब टाइम बीतने के बाद ये जो है अविकारक जो है वो R2 हो गया, और यहाँ पर टाइम हमारे पास क्या हो गया है, T2, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और यही सिचुएशन किसके साथ भी है, प्रोडक्ट के लिए, ये P1 और ये P2, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अब जरा चेक करो यहाँ पर, और इस अभिक्रिया को देखो और यहाँ पर देखो, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्या करूँगा, इसमें कमी हो रही है तो R2 माइनस R1 करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी सांद्रता में कमी हो रही है, ठीक है। ये जो सांद्रता में भाई रिएक्टेंट की सांद्रता में कमी, तो ये जो सूत्र बनेगा वो क्या है, देखिए जरा। एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पर ये जो है ये माइनस में होता है। अब माइनस में क्यों होता है उसका भी रीजन जान लीजिए। ये माइनस में होता है क्यों, क्योंकि अविकारक की सांद्रता में कमी हो रही है। इस कमी के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी हो रही, तो हम इसे माइनस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, किससे, माइनस से। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम प्लस से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा यहाँ पर देखिए, अविकारक की सांद्रता में परिवर्तन, क्या परिवर्तन आया है, तो परिवर्तन देख लें। एक निश्चित समय में, यहाँ से यहाँ तक मैंने समय चेक किया, उसमें हमने ये चेक करेंगे इस इतने से इतने समय में अभिक्रिया की सांद्रता यानी कि रिएक्टेंट की सांद्रता में कितना परिवर्तन आया है, या फिर ये भी देख सकते हैं प्रोडक्ट की सांद्रता में कितनी वृद्धि हुई या परिवर्तन आया है, एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, R2 बराबर माइनस R2 माइनस R1, ठीक है, ये बटे, अब ये समय के साथ परिवर्तन, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, T2 माइनस T1, ठीक है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो यहां से वेग पता चल गया ना, तो वेग कितना है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, इसी समीकरण को, वेग बराबर, ठीक है, माइनस R2 माइनस R1 T2 माइनस T1, ठीक है। ये समीकरण बना है, वेग का समीकरण है भी, परिवर्तन। ये माइनस आपको पता है क्यों लगा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब जरा हम ये इसे प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये कितना परिवर्तन आता है, ठीक है, वेग समय के साथ। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं इसके मान रखता हूँ, R1 का मान क्या है, यहीं पे निकाल के देख लीजिए आप, ठीक है। इसका मान कितना है, तो ये वेग समीकरण है, वेग का समीकरण है, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, वेग समीकरण, ठीक है, माइनस में। अब जरा हम इसे मान रखते हैं इसके, ठीक है। चलो प्रूव करते हैं, देखते हैं इसका मान कितना आपको देखने को मिला है। R2 का मान कितना है, 20। चलिए 20 बराबर माइनस 20 माइनस 80, ठीक है, बटे T2 का मान कितना है, 4, और T1 का मान 1, ठीक है। चलिए माइनस बराबर कितना आया है, ये बराबर कितना आया है, बराबर आएगा, ये मिलेगा हमें 60/3, और वो भी माइनस का। इससे ये काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का हमें मिलेगा यहाँ पर 20,
ठीक है, तो ये बेग हो गया भाई। माइनस का 20 मिला है हमें यहाँ पर, याद रखना ये चीज, माइनस का 20। ठीक है, अब यही प्रोसेस हम किसके साथ करते हैं, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के साथ करते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर प्लस P2 माइनस P1 बटे P2 माइनस P1 बटे T2 माइनस T1, और आगे प्लस है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, ये हो गया है। अब इसके भी मान रख के देखिए, P2 का मान कितना है, 80 माइनस 20 अपॉन 4 माइनस 3, सॉरी 1, 4 माइनस 1, आगे प्लस। ठीक है, चलिए अब ये क्या बना हुआ है, ठीक है, सेम है भाई, P2 माइनस P1, अभिकारक की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, ये सांद्रता में परिवर्तन P2 माइनस P1। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ है आपको, ये मिलेगा 60 अपॉन 3, और वो भी प्लस का, किसका, प्लस का। ठीक है, ये काट देंगे तो प्लस का हमें कितना मिलता है, बराबर ये मिलता है हमें प्लस का 20। ठीक है, अब जरा देखो, यहाँ पर हमें सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन -20, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन +20। ठीक है, मतलब ये 20 कम होता है तो ये 20 बढ़ता है, उत्पाद 20 कम हो रहा है तो सॉरी, अभिकारक 20 कम हो रहा है तो उत्पाद 20 बढ़ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को समान करना है। दोनों में या तो माइनस चार्ज होना चाहिए, या माइनस होना चाहिए, या पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं इसे, ठीक है, इन्हें दोनों को बराबर करने के लिए अभिकारक का वेग और उत्पाद का वेग बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो अभिकारक होता है उसकी वेग में क्या करते हैं, -1 का गुणा कर देते हैं। तो जैसे ही इसमें -1 का गुणा करते हैं तो ये हमें कितना मिल जाता है, +20 प्राप्त हो जाता है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ये है। आगे अब इसका, ठीक है, ये था जो आप देख रहे हैं अभिकारक का वेग, और ये था उत्पाद का वेग। ठीक है, और इसे वेग भी बोल सकते हैं। इतना हो गया है। अब हमें क्या देखना है, औसत वेग देखना है, एवरेज। ठीक है, मैंने प्रूफ भी कर लिया है, मान निकाल के आपको मान दिखा दिए हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं यही। अब हम क्या करते हैं, औसत वेग की बात करते हैं। औसत वेग, यहीं पर आ जाते हैं, औसत वेग। इन दोनों का अंतर जो हमें ये मिला है, इसी को हम देख लें तो ये औसत वेग, औसत वेग। ठीक है, तो ये हम इसे डेल्टा आर बटे डेल्टा टी माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का अंतर डेल्टा टी, इन दोनों का अंतर डेल्टा आर। ठीक है, मतलब दोनों का अंतर ले लेंगे तो हम डेल्टा आर उसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद ये हो गया है औसत वेग, एवरेज। अगर जो आपको औसत दिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक का एवरेज, ठीक है, कितना आ रहा है, +20। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें -1 का मल्टीपल किया था बराबर करने के लिए। ठीक है, इसका औसत क्या आएगा, औसत वेग बराबर ये क्या होगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और ये किस में होता है, प्लस में। ठीक है, तो ये हो गया है औसत वेग। क्या हो गया है, औसत वेग। ठीक है, तो ये प्रोसेस, अब ये जो प्रोसेस है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे प्रदर्शित होता है कि अभिक्रिया का वेग क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया, ठीक है, हम कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में निश्चित समय पर, ठीक है,
निश्चित समय पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के औसत का वेग, मतलब परिवर्तन में औसत वेग, ठीक है, परिवर्तन में औसत वेग, ये औसत वेग भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, औसत वेग की गणना की जा सकती है, ठीक है। तो चलिए मैं यही चीज लिखता हूँ और इसके लिए मुझे ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में निश्चित समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन में लगा समय, ठीक है, लगा समय का भाग लगाने पर औसत वेग की गणना की जा सकती है, जैसा कि अभी हमने अभिक्रिया में लगाया था, ठीक है, उसमें औसत वेग हमें प्राप्त हो गया था, ठीक है। इसकी इकाई जो है वो क्या होती है, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स। अब अगर जो मैं समय, ठीक है, समय, ये तो भाई सांद्रता हो गई है अभिक्रिया की, ठीक है, अब मोल प्रति लीटर, ठीक है। अब अगर जो मैं समय, इसमें सांद्रता में परिवर्तन समय को अगर जो मैं सेकंड लूं तो ये सेकंड इनवर्स हो जाएगा, और अगर जो मैं इसे क्या लूं या फिर मिनट लूं तो मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर जो मैं आर्स लूं, घंटा लूं तो वो एच आर्स हो जाएगा, ठीक है, प्रत्यार्स, ठीक है। तो ये जो है वो इकाई हो गई है, ठीक है, अभिक्रिया के वेग की इकाई, ठीक है। तो यहाँ तक ये है रासायनिक अभिक्रिया का वेग, इस तरह से परिभाषित होता है, ठीक है। तो और अगर जो आप ग्राफ की बात कर रहे हैं तो ग्राफ भी बहुत आसान होता है, सेम यही सिचुएशन ग्राफ में उत्पन्न होती है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हुई है। यही आप एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे तो उसमें जो ग्राफ मिलेगा वो यही चीज़ वहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है, सेम है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें चैनल को अधिक से अधिक, और ठीक है, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।